नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आयुष्मान भारत का बीमा कवर 10 लाख रुपए करने की तैयारी हो रही है। लाभार्थियों की संख्या व बीमा राशि दोगुना करने पर विचार कर रही है सरकार। और आप देखिए 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाना है तय। योजना के नए रूप में 2/3 से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर मिलेगा और 12,076 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त खर्च होगा सरकारी खजाने से। इससे आप लोग इस तरह की योजनाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। और इसे कब शुरू किया गया था? 23 सितंबर 2018 में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में आती है, तो ये जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें ये अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने ये भी पीएमजेएवाई के लिए आवंटन बढ़ाकर आप देखिए 7,200 करोड़ रुपए कर दिया था, जो 12 करोड़ परिवारों की को माध्यमिक व तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता था ना, तो उसी की बात हो रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए सरकार ने 640 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को संसद की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में कहा था कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर दिया जाएगा। अच्छी है स्वास्थ्य देखभाल के लिए योजना। नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी छात्रों की निगाहें। गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों से घिरे नीट यूजी का भविष्य क्या होगा, यह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा। लेकिन इस सुनवाई पर परीक्षा देने वाले देश भर के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें जरूर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को कि एनटीए ने ये परीक्षा करवाई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जिसकी स्थापना 2017 में निष्पक्ष परीक्षाएं करवाने के लिए की गई थी। देखते हैं क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार का बहुमत परीक्षण आज होगा। ये आप देखते हैं कि झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। एक बार आप लोग झारखंड चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये झारखंड है और पटना बिहार से इसकी राजधानी। क्या बिहार से इसकी सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। रांची इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के आप देखते हैं कि राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए बताइए आप लोग कि किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। कुलगांव में टीआरएफ कमांडर सहित 2 आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर में 2 दिन से चले रही मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं 6 आतंकी। 2 सैनिक हमारे शहीद भी हो गए हैं। एक बात और आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से लगती है। पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है शांति फैलाने की। यहाँ ये पूरी रथ यात्रा में भागदड़, 400 श्रद्धालु घायल, 1 की मौत हो गई। रथ खींचने के दौरान मची आपा धापी में नीचे, तो थोड़ा अपना ध्यान रखा करिएगा। उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से लगती है। क्या है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 147 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में होगी दलों की बड़ी परीक्षा। एक बात और आपको बता दूं, उपचुनाव बाय इलेक्शन कहने का मतलब होता है कि किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है तो उस पर जो चुनाव करवाए जाते हैं ना, एक तरह से आप कहिए कि खाली सीट पर जो चुनाव होते हैं ना, उसी को उपचुनाव कहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली।
8 राज्यों से लगती है, 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। अब मानसून आ चुका है तो आप देख रहे हैं कि बरसात हो ही रही है। बंगाल में भीड़ ने एक और व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं आ रही ना। ये धक्का मुक्की ही हाथरस हादसे की वजह रही है, जो हाथरस में सत्संग के दौरान हुआ था उसकी। व्यापारों में विस्तार पर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठकर बातें करेंगे। यह दोनों देशों के संबंधों में आप देखते हैं कि विस्तार के लिए बड़ा अवसर है। और विदेश मंत्री जयशंकर ने यह बात मोदी के सोमवार से शुरू होने वाले रूस दौरे को लेकर की है। ये आप देखिए, यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। 20 साल में उत्तर भारत ने बर्बाद कर दिया 450 घंटे। आईआईटी गांधीनगर के अध्ययन में सामने आए हाहाकारी तस्वीर। मानसून में बरस रही अमृत बूंदों को सहेज कर सकते हैं भरपाई। बारिश की कमी से फसलों की भूजल पर निर्भरता से हालत किए खराब। और देखिए, पानी की कमी हर किसी पर पड़ती है, हर क्षेत्र पर भी पड़ती है। सिंचाई के लिए पानी की मांग 20% तक और बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है। अध्ययन में सामने आया 2009 में लगभग 20% कमी मानसून और उसके बाद वर्षा सर्दी में तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी से भूजल भंडार पर हानिकारक प्रभाव डाला और इसमें 10% की कमी आई है। पिछले 4 दशकों में सर्दियों के दौरान मिट्टी में नमी की कमी भी काफी बढ़ गई है। अध्ययनकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि निरंतर गर्मी के कारण मानसून 10 से 15% तक शुष्क रहेगा और सर्दियां 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहेंगी। इससे सिंचाई के लिए पानी की मांग में 6 से 20% की वृद्धि होगी। और पानी की कमी रहती तो आप देखिए हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है उसका। और पानी की कमी का हाल आप लोगों ने दिल्ली में और बेंगलोर में देख ही लिया है, जो हाल रहा है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। पीपीपी मॉडल से साकार होगा दिल्ली में अहमदाबाद के साबरमती जैसे रिवर फ्रंट का सपना। ये आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है। मिलेनियम डिपो की जमीन पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए डीडीए ने जारी किया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नोटिस। 18 जुलाई तक मांगे प्रस्ताव, नियुक्त की जाएगी एडवाइजरी फर्म, संभावता रिपोर्ट पर बनेगी डीपीआर। मनोरंजन पर्यटक स्थल के तौर पर होगा ये विकसित, ये भी कहा जा रहा है। पीपीपी मतलब आप देखिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात हो रही है। बाकी तो आप देखते हैं कि राजनीति की खबरें रहती हैं। पिछले साल की तुलना में जीएसटी व वैट से बढ़ गया दिल्ली सरकार का खजाना। 11,507 करोड़ रुपए आए पहली तिमाही में सरकार के खजाने में। 41,000 करोड़ रुपए सरकार को जीएसटी व वैट से मिलने का अनुमान है। सरकार का 76,000 करोड़ रुपए का है बजट। एनएचएआई को देने होंगे जुर्माने के 45 करोड़। पुनर्विचार याचिका खारिज हुई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में एनएचएआई ने पेड़ काटने संग जलाशयों को पहुंचाया था नुकसान, तो एनजीटी का ये फैसला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। सिर्फ हरियाली नहीं, वनीकरण से सुधरेगी पर्यावरण की स्थिति। दिल्ली में शुरू हो रहा है पौधारोपण। हर साल अलग अलग विभाग रोपते हैं लाखों पौधे और 10 वर्षों में दिल्ली में आप देखिए 2.71 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए और 60 लाख से अधिक पौधे लोगों में बांटे गए। 23.6% हरित क्षेत्र है दिल्ली कुल भौगोलिक क्षेत्र का, जबकि इसमें इसे कम से कम 33% होना चाहिए। 10% क्षेत्र का ऑडिट कर तैयार की जाती है रिपोर्ट। विभाग उन्हें जगहों को दिखाते हैं जहां स्थिति अच्छी होती है। 74 लाख से अधिक पौधे रोपे गए और 56 लाख
झाड़ियां लगाई गई हैं पिछले साल। पौधारोपण के मूल्यांकन की जिम्मेदारी वन विभाग को मिले। और देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, पौधारोपण के रखरखाव में हीला हवाली होती है। आप पेड़ को लगा देते हैं और भूल जाते हैं, आप देखते हैं वो खत्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ लाखों मत लगाइए, एक लगाइए हर इंसान, लेकिन उसकी देखभाल करिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। मैं तो उसी तरह बच्चों के मामले में भी कहता हूँ कि ज़्यादा बच्चे करने की जरूरत नहीं है भाई, एक करिए ना, वो लड़की हो लड़का हो, उसकी शिक्षा दीक्षा देखिए, उसकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। उसे अगर अच्छी शिक्षा देंगे आप लोग तो वो हजारों के बराबर हो जाएगा आपका। अगले वर्ष तक उपग्रह लॉन्च कर सकती है वायुसेना। सीमाओं की निगरानी की वायुसेना की क्षमता में होगा इजाफा। वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगी अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल। अच्छी बात है। इसमें आप देखते हैं जल्द ही माउस क्लिक करते ही मिलेगी आंगन की सैटेलाइट तस्वीर हमें, अच्छी बात है। इसमें पिक्सल के संस्थापक अवैक्स अहमद ने कहा है कि स्टार्टअप का पृथ्वी निगरानी स्टूडियो अरोरा अंतरिक्ष आधारित डाटा को बेहद कम कीमत पर आम आदमी के लिए सुलभ बनाएगा। चलिए अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि इससे आप देखते हैं कि अरोरा इस साल के अंत में लाइव होने की उम्मीद है। यह गूगल अर्थ का इस्तेमाल करने जैसे आसान होगा और लेकिन इसकी तस्वीर काफ़ी उन्नत होगी। अरोरा स्वीट के यूजर्स डाटाबेस में पहले से उपलब्ध उपग्रह तस्वीर को देख सकेंगे। निचली कक्षा में आप देखिए पृथ्वी के चक्कर लगा रहे पिक्सल के उपग्रह को कोई विशेष तस्वीर खींचने का जिम्मा सौंप सकते हैं। पिक्सल में ने 2 उपग्रह शकुंतला और आनंद लॉन्च किए जो 200 से अधिक तनदैर्घ्य में पृथ्वी की तस्वीर ले रहे हैं। और अहमद ने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर या नवंबर में कोई व्यक्ति वेबसाइट पिक्सेल स्पेस अरोरा पर ऑनलाइन अकाउंट बनाकर हमारे उपग्रह द्वारा ली गई पृथ्वी की तस्वीर तक पहुंच सकेगा। छात्रों की शिकायत सही पाई गई तो दोबारा होगा CUET UG। नीट की तरह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2024 को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी आप देखिए जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और न कोई कहीं से इस तरह की गड़बड़ी की खबर भी आ रही है। मैं कहता हूं कम से कम इस पर तो ईमानदार रखना चाहिए और सभी पार्टियों के नेताओं को एक होकर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपके बच्चों का नहीं, नेताओं के बच्चों का तो देखिए कुछ ही हाल है। उनके तो विदेश पढ़ेंगे, भाई आ जाएंगे, हम लोग वोट देंगे, नेता बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। हमारे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। देखते हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। भारत ऑस्ट्रिया के सदाबहार संबंधों का ठोस आधार है लोकतंत्र। या आप देखिए 41 सालों के बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे। दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ बना पर होगी आप देखिए द्विपक्षीय बातचीत। नेहरू 1955 में, इंदिरा 1983 में गई थी ऑस्ट्रिया। मोदी 2 देशों की यात्रा में 9 जुलाई को रूस से लौटते हुए ऑस्ट्रिया जाएंगे। वहां से 10 जुलाई को भारत के लिए रवाना होंगे। भारत ऑस्ट्रिया के कूटनीतिक संबंध 10 नवंबर 1949 को स्थापित हुए थे, जिसकी 75वीं सालगिरह के अवसर पर पीएम मोदी यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के दौरे पे जा रहे हैं। और हालांकि पहली बार 1955 में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रिया दौरे पर गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया जाने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो 1983 में गई थी। इससे पहले 1971 में भी गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री स्तर की कोई यात्रा नहीं हुई, सिर्फ राष्ट्रपति स्तर पर ही हुई है। नवंबर 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ऑस्ट्रिया की सरकार यात्रा पर गए थे। और उसके बाद वर्ष 2005 में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हेज फिचर भारत दौरे पर आए थे। 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि रूस की, तो इससे पहले आप देखें प्रधानमंत्री ने 2019 में रूस की यात्रा की थी, तब से नहीं गए हैं। अब जा रहे हैं, मिलेंगे, कुछ बातें तो होंगी, क्या होती हैं देखते हैं। भारत और ब्रिटेन FTA के अगले दौर पर इसी महीने बातचीत करेंगे। देखिए मुफ्त व्यापार समझौता की बात हो रही। चुनाव के कारण FTA के 14वें राउंड की वार्ता रुक गई थी। दोनों देशों के PM इस दिशा में काम करने पर सहमत हुए। अब आप देखिए कीर स्टारमर यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं ना ब्रिटेन के। यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही, लंदन इसकी राजधानी है। बंगाल का आरोप केंद्र जारी नहीं कर रहा है फंड। एक और बात बता दूं, जब केंद्र में किसी और की सरकार होती है, राज्य में किसी और की सरकार होती है, तो इस तरह के विवाद काफी चलते रहते हैं लोगों के बीच। अहम बिलों का मसौदा विधि आयोग बनाए, पार्ट टाइम सदस्य नहीं। चिदम्बरम कह रहे कांग्रेस नेता ने कानून बनाने के तरीके पर किया प्रहार। कहा समिति में सदस्य बदलते रहे, अंत में केवल 5 बचे। अब देखिए जो भी कानून बन रहा है उन पर बहस तो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बलिदानी मेजर की मां ने कहा सैनिक मरते नहीं है, दिलों में रहते हैं जीवित। और मैं कहता हूँ ना कि देखिए एक सेना ही है जो ईमानदारी से अपना
कर्तव्य निभाती है। बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस नहीं भेज सकते हैं, लाल दुहोमा कह रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने की पीएम मोदी से भेंट, राज्य के हालात समझने का किया आग्रह। मिजोरम देखिए, एक बार आप लोग चलिए, ये हमारा भारत है, इसमें आप देखिए ये है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। और ये आप देखिए मिजोरम है, आइजोल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा मणिपुर, असम, त्रिपुरा से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखते हैं बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। इसे आप देखिए 20 फरवरी 1987 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या आपका मिजोरम। एलएसी पर सीमा की स्थिति पर देश को विश्वास में लें, खड़गे कह रहे हैं। देश के लिए मरने की नहीं, जीने की जरूरत है, हमेशा साहब कह रहे हैं। कठिनाइयों का सामना दृढ़ संकल्प के साथ करने की दी गई सलाह, कहा लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करें, शॉर्टकट नहीं। अब शॉर्टकट पर ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे पूछते रहते हैं ना कि कम किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए। तो कम पढ़ना है तो मैं कहता हूं वनडे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, और राजनीति तो हमारे यहाँ देश में नेता करते हैं ईमानदारी से, अपना फर्ज निभाते हैं। देश में बने इस निंदा कानून खत्म हो जाति आधारित आरक्षण, यतेंद्रानंद कह रहे हैं। ये मायावती ने की तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष हत्याकांड की सीबीआई की जांच। अब ये हुआ ना, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। केंद्र ने कोलकाता पुलिस आयुक्त उपायुक्त के खिलाफ शुरू की अनुशासनात्मक कार्रवाई। राज्यपाल की शिकायत के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उठाया कदम, दोनों अधिकारियों पर राजभवन की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया। मैं कह रहा हूं ना कि चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी तनातनी चल रही है। राजस्थान में इस साल 70,000 पदों पर होगी भर्तियां, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कहा पेपर लीक करने वाले अब तक 108 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी। चलिए आप लोग बताइए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और क्या, और आप देखेंगे कि यहाँ पे राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें तो आप देखेंगे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्राहक हित में फैसला, गलत पार्किंग के कारण बीमा का दावा अमान्य नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिया नोटिस। चोरी गए ट्रैक्टर के बीमित मूल्य की 70% राशि का 6% ब्याज के साथ करना है भुगतान। या आप देखेंगे कि बीमा करवाते समय आपने देखा होगा बड़े प्रेम से करवाया जाता है, फिर उसका भुगतान करना होता है तो आप देखते हैं ये कंपनियां हीला हवाली करती हैं। ये छत्तीसगढ़ में चंदा देने से मना करने पर 7 परिवार समाज से बहिष्कृत हुए हैं। आजकल चंदा नहीं लिया जाता है, वसूली की जाती है। वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय पंचतत्व में विलीन हुए हैं। याद रखा अगर ये किसका संबंध किससे है। सीबीआई का दावा कि बंगाल में विभिन्न पदों के लिए थे एक जैसे प्रश्न पत्र। ये नगर पालिका भर्ती घोटाला, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के पूछे गए प्रश्न एक जैसे थे। प्रश्न पत्र तैयार करने में विशेषज्ञ या फिर पेशेवर से नहीं किया गया था। चुनावी वादे बने मान सरकार के लिए गले की फांस। या आप देखते हैं आप सरकार के फ्री बिजली के वादे से बोझ बढ़ा। महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह अभी भी शेष है। 1,000 रुपये प्रति माह का मुद्दा उपचुनाव में फिर गर्म हो चुका है। एक बात आप देखते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री में देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री में देंगे, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। प्रश्न पुस्तिका के हर पन्ने पर कई जगह छपेगा क्यूआर और बार कोड। ये भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और सेंधमारी की आशंका को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शासन के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नए प्रयोग कर रहा है।
क्योंकि इसके भी पेपर आउट हो रहे हैं और इन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी मामले पर महुआ पर केस, स्पेशल सेल की IFSO यूनिट कर रही है जांच में शामिल होने के लिए महुआ को जल्द नोटिस भेजेगी IFSO। ये आप देखिए, इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस की बात हो रही है। अगर महिला आयोग की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में भी, इस तरह के जो भी संगठन है उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है प्रीलिम्स में भी। तो इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 1992 में हुई थी, 31 जनवरी 1992 में। अभी इसकी अध्यक्ष कौन है? और रेखा शर्मा आपको देखने को मिलेंगे। ये बंगाल में तेजी से विस्तार में जुटा अंसार अल इस्लाम का शहादत मॉड्यूल, कोलकाता ATF के हाथों गिरफ्तार 3 आतंकियों से पूछताछ, राजपास खोल रहे हैं। सीमा पर BSF ने तस्करों के विरुद्ध शुरू की कार्रवाई। अब देखिए, बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। देख रहे हो, बाबा को पति परमेश्वर मानकर पति को धिक्कारा है। ये हाथरस बाबा की बात हो रही, जो हाथरस की है ना, उन्हीं की। मैंने बताया ना, मैंने सुन रहा था, किसी पत्रकार को सुन रहा था, वहाँ लोगों से वो बात कर रही थी मैडम। तो उन्होंने कहा कि बाबा से जुड़ने, बाबा को आप भगवान क्यों मानते हैं? बोले हम बाबा से जब से जुड़े हैं ना, तब से बोले दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारी तरक्की हो रही है। तो उन्होंने कहा करते क्या है आप? तो बोले हम पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। तो उस लड़की ने कहा कि 15 से 20 हजार रुपये मिलते होंगे। बोले नहीं, वो 6 हजार रुपये मिलते हैं, 5 से 6 हजार मिलते हैं। तो वो महिला पत्रकार पूछ रही कि ये आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी है? तो सोचिए आप लोग की मानसिकता कहाँ तक है, किस तरह की है, समझ सकते हैं आप। सरकार परिवार और परंपरा की त्रिवेणी से पर्यावरण को मिलेगी संजीवनी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सरकार और प्रशासन की पहल, हर किसान को मिलेंगे 2 पौधे। अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि जब भी आपके घर में कोई त्योहार है, कोई खुशी का माहौल है, तो पेड़ जरूर लगाया करिएगा। ज्यादा भारी भरकम लगाकर फोटो वो नहीं डाल रहे हैं कि अब मीडिया सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। एक लगाइए, उसकी देखभाल करिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। ये आप देखें, भीड़ का प्रबंधन। एक तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दूसरे अपेक्षाकृत कम रकबे के चलते इसकी आबादी बहुत सघन है, लिहाजा सामान जुटान में भी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। चूंकि यहाँ धर्म और देवी देवताओं में लोगों की गहरी आस्था है, लोग अपनी तमाम मुश्किलों की काट इनमें खोजते हैं, लिहाजा इससे जुड़े आयोजनों में श्रद्धा और आस्था का सागर उमड़ आता है। कई बार ऐसे ही आयोजन अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। हाथरस में मचा हाहाकार उसकी सिर्फ एक वानगी है। पिछले 20 वर्षों में भारी भीड़ वाले आयोजनों में हुई भगदड़ या फिर कुप्रबंधन के चलते 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जो देश अपनी मेधा और तकनीक के बूते पर मंगल और चांद पर पहुंचने में विकसित देशों के कान काटे हुए, वह जमीन पर अपने बहुमूल्य मानव संसाधन के अनमोल जीवन की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। नियम कानून सब हैं और उनके क्रियान्वयन जागरूकता की कमी हमें मात खा रहे। ऐसे भीड़ में कि कौशल प्रबंधन के गुर सीखना और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू कराने की पड़ताल आज देश के सामने बड़ा मुद्दा है और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये भी आप देखिए, बाबा की चरणों की धूल उठाने के लिए ये आप देखिए दुर्घटना हो गई। भीड़ प्रबंधन के लिए सही प्लानिंग जरूरी है। भीड़ प्रबंधन एक प्रक्रिया है, इसके लिए सही प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर सही प्लानिंग के साथ आयोजन स्थल पर पुलिस कर्मियों, प्रशिक्षित कर्मियों और स्वयंसेवकों को तैनात किया जाए तो भीड़ से जुड़े हादसे को रोका जा सकता है। एक सही गेट होना चाहिए निकलने के लिए, इस तरह की अफवाह ना फैली जाए। हाथरस में बड़ी प्रशासनिक चूक से गई जाने। हाथरस में आंतरिक सुरक्षा योजना के अनुरूप अधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती नहीं थी। घटना में जो त्रुटियां सामने आई उस पर एक श्वेत पत्र तैयार करके सभी पुलिस अधिकारियों, जिला अधिकारियों को भेजा जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना को रोका जा सके। और आप सोचिए कि वहां जितने लोगों के अनुमति थी एक तरह से, उससे कई गुना आप देखते हैं 2 कहते हैं कि 2.5 लाख के करीब भीड़ थी ये, और हो गई दुर्घटना। देख रहे हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए NDMA की गाइडलाइन क्या है, ये आप लोग जरूर याद रखिए। ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं ऊपर के, लेकिन ये आप लोग जरूर इसमें याद रख लीजिएगा। ये हो सकता है कि आप लोग कहीं भीड़ कुछ इस तरह का आंसर राइटिंग कर रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो आप लोग ये बता सकते हैं। धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, सामाजिक राजनीतिक
आयोजनों में बार बार होने वाली भगदड़ की घटनाएं एक बड़ी चिंता का विषय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मानना है कि जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, धार्मिक समागमों, मॉल आदि में अधिक लोगों के जाने के कारण ऐसी घटनाओं में वृद्धि होने की आशंका है। एनडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ और आपदा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण का मानना है कि भीड़ से होने वाली आपदाएं आमतौर पर मानव निर्मित होती हैं और सही प्लानिंग और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा इनके पूरी तरह से रोका जा सकता है। सावधानी बरतें आयोजक। और विशाल सभाओं में अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। भीड़ एक पल में भगदड़ का रूप ले लेती है और भीड़ अफवाह से प्रभावित हो सकती है या फिर झुंड जैसी मानसिकता अपना सकती है। और एक बार भड़क जाने के बाद लोगों की अस्थिर भीड़ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यह जरूरी है कि इन पंडालों और समारोह के आयोजक सावधानी बरतें। और क्यों होती है भगदड़? तो एनडीएम ने भगदड़ की घटनाओं के लिए प्रमुख रूप से 6 कारण बताए। इसमें संरचनात्मक, आग, बिजली, भीड़ नियंत्रण, भीड़ का व्यवहार, सुरक्षा, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी। और इन बातों का रखें ध्यान। बिजली, आग बुझाने वाले यंत्रों और सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य व्यवस्थाएं का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। पड़ोस के अस्पताल में की सूची काम आएगी। आग बुझाने के लिए जमीन पर लौटने जैसी बुनियादी तरकीबों का ज्ञान जैसी सरल सावधानियां जरूरी हैं। भीड़ के प्रबंधन के लिए जरूरी कदम। पहला कदम, पंडालों और कार्यक्रम स्थलों के मैदानों के आसपास के इलाकों में यातायात को नियंत्रित करना। पैदल चलने वालों के लिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ते का मानचित्र और आपातकालीन निकास मार्ग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगाए जाने चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग करना महत्वपूर्ण है। आवाजाही पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने जाने चाहिए। झपटमारी या तथा अन्य छोटे मोटे अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए पुलिस की मौजूदगी भी रखनी चाहिए। अब आप देखिए, कुछ समय तक हाहाकार मचेगी और उसके बाद आप देखते हैं एक मुआवजा दे दिया जाएगा और एक कमेटी बैठा दी जाएगी और काम तमाम हो जाएगा। फिर आगे इस तरह की दुर्घटना होगी, फिर जाग जाएंगी सरकारें, प्रशासन। भगदड़ मचाने पर क्या करें? अगर भगदड़ मच जाए तो अपने हाथों को बक्सर की तरह रखकर अपनी छाती को सुरक्षित रखें और भीड़ की दिशा में आगे बढ़ते रहें। खुली जगहों के प्रति सतर्क रहें। जहां भी भीड़ कम हो वहां जाएं। दीवार, बैरिकेड या दरवाजे जैसी बाधाओं से दूर रहें। अपने पैरों पर खड़े रहें और अगर आप गिरते हैं तो जल्द उठ जाएं। अगर इस प्रक्रिया में घायल हो जाते हैं और उठ नहीं पाते हैं तो सिर को ढकने के लिए बाहों का इस्तेमाल करें और पीठ के बल हो जाएं ताकि जोखिम कम हो। अनियोजित और अनाधिकृत बिजली के तार, एलपीजी सिलेंडर आग लगने का खतरा पैदा करते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। आपकी राय जरूर भी लगती है। ये आप देखिए, चालू वित्त वर्ष में 100 नई शाखाएं खोलेगा पीएसपी। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात हो रही है। ऊंची उड़ान के लिए ड्रोन उद्योग को चाहिए प्रोत्साहन। सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को वैश्विक ड्रोन उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करने का रखा लक्ष्य। पीएलआई योजना का किया जाएगा विस्तार। और उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्व में लागू प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम का भी विस्तार होना चाहिए। पीएलआई के तहत अभी तक ड्रोन उद्योग से जुड़ी कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ड्रोन उद्योग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से वित्त मंत्रालय को बजट के संदर्भ में सुझाव दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, या आप देखते हैं कि एक प्रमुख मांग यह है कि ड्रोन उद्योग से जुड़े उपकरणों के निर्माण के लिए आम बजट और ज्यादा राशि आवंटित करना चाहिए। देखिए, बजट की अगर हम लोग बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है। अनुच्छेद 112 में देखते हैं ना, उद्योग ने कहा घरेलू स्तर पर उपकरण निर्माण में से आत्मनिर्भर बनने को मिलेगी मदद। तकनीक आधारित प्रोत्साहन और इनक्यूबेशन केंद्र खोले जाने की आग्रह है। भारत को विकसित बनाने का उत्साह ही बड़ी ताकत है, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने GITO के कार्यक्रम के लिए भेजे लिखित संदेश में कहा, भारत अपार संभावना वाला देश है। F&O में सुधार के लिए 7 प्रस्ताव पर होगा विचार। वादा एंड विकल्प की बात हो रही है। अप्रैल मई में कोयला आयात 5% बढ़ा। ये 8 कंपनियों का पूंजीकरण 1.82 लाख करोड़, ये आप देखते हैं बड़ा है। भारत में तैयार डाटा का वैश्विक कंपनियों कर रही है दोहन। भविष्य ओला सीईओ ने कहा कि हमारे डाटा को हमें ही बेचती हैं। देख कंपनियां अपने सपनों का देश बनाने के लिए कर रही हैं होंगी अतिरिक्त मेहनत। दिल्ली मुंबई में 5 वर्ष में 50% बढ़ा घरों का औसत मूल्य। हिंडनबर्ग ने प्रकाशन से पहले साझा की थी अदानी संबंधी रिपोर्ट।
सेबी ने शॉर्ट सेलर को भेजी कारण बताओ नोटिस। अदानी के शेयरों में गिरावट से हुए लाभ की विस्तार से दी जानकारी। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद 150 अरब डॉलर घट गया अदानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार मूल्यांकन। रिपोर्ट से कुछ दिन पहले शुरू की ट्रेडिंग। ये आप देखिए, सेबी की बात करें तो इस तरह के संगठन है, उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की, और 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। एयरटेल को देना होगा 5 लाख रुपए जुर्माना, उपभोक्ता आयोग का आदेश। जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय को राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग ने रखा बरकरार। ग्राहक की शिकायत की जांच के संबंध में ना तो कोई सबूत पेश किया गया, ना ही शिकायत दर्ज की है। इंजीनियर दुबई में बैठे साइबर अपराधियों को बेच रहा था सिम और बैंक खाते। आजकल इस तरह की घटनाएं काफी आ रही। डीएमआरएल में रेलवे और दिल्ली मेट्रो से डिपोटेशन पर भेजे जाएंगे अधिकारी। इस जिला क्षेत्र व ग्राम पंचायत नो थीम पर उतरेगी खरीद तो मिलेंगे पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार योजना के तहत 9 थीम पर सबसे प्रदर्शन करने वाली जिला क्षेत्र और ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार एवं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार पंचायतों के सतत विकास लक्ष्य की 9 थीम पर पुलिस प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों की रिपोर्ट लगेगी, जिसके आधार पर 27 जिला क्षेत्र व ग्राम पंचायतों की प्रविष्टि को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में शामिल किया जाएगा, और जिनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान वाली पंचायतों को प्रत्येक थीम के लिए 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजरायली नागरिकों ने गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए जाम की सड़कें। ये आप सभी जानते हैं कि इजरायल हमास के बीच चल रहा है, ये रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजरायल देखने को मिल जाएगा। व्यापार में विस्तार पर बात करेंगे। आप देखिए पुतिन, और देखते हैं क्या होता है। नेपाली पीएम प्रचंड 12 जुलाई को संसद में विश्वास मत पेश करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ की बात हो रही। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगले वर्ष से विदेशी अनुसंधान पोत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा श्रीलंका। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। श्रीलंका ने अगले वर्ष से विदेशी अनुसंधान पोत पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है, और चीन के अत्याधुनिक निगरानी पोत की लगातार डार्किंग के लिए अनुरोधों के बाद भारत और अमेरिका ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद श्रीलंका ने यह प्रतिबंध लगाया था। श्रीलंका के विदेश मंत्री अल जाबरी ने अपनी यात्रा के दौरान NHK वर्ल्ड जापान को अगले वर्ष से स्थिति में बदलाव की जानकारी दी है। हिंद महासागर में चीन के अनुसंधान पोत की आवाजाही बढ़ने के बाद भारत ने चिंता व्यक्त की थी कि ये चीन के जासूसी पोत हो सकते हैं। नई दिल्ली ने कोलंबो से ऐसे पोत को अपने बंदरगाहों पर डार्किंग की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया था। भारत की ओर से चिंता व्यक्त किए जाने के बाद श्रीलंका ने विदेशी अनुसंधान पोत को अपने बंदरगाहों पर डार्किंग के लिए प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये आप देखिए, श्रीलंका है, पाक जल्लम रूमन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। बाइडेन पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार छोड़ने का बड़ा दबाव। यह अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना, तो इसी की बात हो रही है। ज्वालामुखी विस्फोट। यूरोपीय देश इटली के सिसिली स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह काफी ऊंचाई तक लावा उगल रहा है तथा धुआं उठ रहा है। इस ज्वालामुखी विस्फोट से हवाई सेवा भी प्रभावित हुई। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्रांस में संसदीय चुनाव में वामपंथी गठबंधनों को बढ़त। त्रिशंकु सांसद की आशंका, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं। दक्षिणपंथी मरीन ली पेन की नेशनल रैली के लिए बड़ा झटका। ईरान में महसा अमीनी का समर्थन करने वाले वकील गिरफ्तार हुए चुके हैं। ये 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। अभी T20 विश्व कप जीता ना भारत ने। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच में वर्षा ने डाली बाधा। ये महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है।
हम्बर्ट को हराकर गत चैंपियन अलकराज क्वार्टर फाइनल पहुंचे। अंतिम 16 में पहुंचे जोकोविक भी। बोपन्ना एबडेन की जोड़ी हारी। स्टार भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं ये। पेरिस डायमंड लीग में अविनाश सावले ने अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। 3000 मीटर वादा दौड़ स्टीफल चेज में 8 मिनट 9.91 मिनट का समय निकालकर आप देखते हैं कि अपनी ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभय ने एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीते। प्रतिभाशाली स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह ने रविवार को यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में दोहरे खिताब प्राप्त किए हैं। और एशियाई खेलों में टीम चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता अभय ने वेलावन सेंथिल कुमार के साथ मिलकर पुरुष डबल्स खिताब जीता है। इसके बाद अभय ने अनुभवी जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स फाइनल में जीत प्राप्त की है। रजावत कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में हारे। रग्बी को लेकर जागरूकता पैदा करना चाहती सेरेवी। एल्डिन और अंकिता ने पेरिस ओलंपिक में बनाई जगह। लंबी कूद एथलीट की बात हो रही है। उरुग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट में ब्राजील को हराया। पनामा को रौंद कर कोलंबिया सेमीफाइनल पहुंचा। तुर्की को हराकर से नीदरलैंड्स अंतिम 4 में पहुंचा। साहित्य की सतत सार्थक यात्री। ये पहले भी आप देखिए भगदड़ मचने की वजह से हादसे हो चुके हैं। जो रथ यात्रा की बात हो रही है 2008 में देख लीजिए, 2005 में देख लीजिए, 2003 में देख लीजिए, 2014 में भी देख लीजिए। देश भर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। देखिए 32 की जान गई थी पटना के गांधी मैदान में भगदड़ से 2014 में दशहरा मेला खत्म होने के बाद हुई घटना में 20 श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी थी हरिद्वार में हर की पैड़ी घाट पर भगदड़ मचने की वजह से 2011 में। और 39 लोगों की मौत हुई थी महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में भगदड़ मचने से 2003 में। 36 लोगों की मौत हो गई थी इंदौर में रामनवमी के मौके पर एक मंदिर में हो रहे हवन कार्यक्रम में पुरानी बावड़ी पर बना स्लेव टूटने से। प्रवेश द्वार पर लगेंगे 20 फीट लंबे चित्रकूट अयोध्या के राम दरबार अयोध्या में। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के लिए जारी की गाइडलाइन। गुरु पूर्णिमा के बाद शुरू हो रहे उस पर्व उत्सव के मद्देनजर प्रबंधन ने उठाया कदम भीड़ को ध्यान में रखते हुए। यहां आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। लिस्बन ने आप देखेंगे लिस्बन ने भारत की यात्रा पर रवाना हुआ वास्को डी गामा लिस्बन से। 1497 में आज ही के दिन पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 4 जहाजों और 170 नाविकों के साथ लिस्बन से भारत की यात्रा पर रवाना हुआ। 20 मई 1498 को वह केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचे और समुद्र के रास्ते भारत में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय बने। देखिए समुद्री रास्ते की खोज उन्होंने की थी, लेकिन आप देखते हैं आयोग भी इसे सही मानता है। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। संवैधानिक सुधारों के लिए प्रकाशित की गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1918 में आज ही ब्रिटिश संसद ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की थी। एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इसे तैयार किया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था और इसका उद्देश्य सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। स्त्री शिक्षा के पुरजोर समर्थक थे बाबू बनारसी दास। लोकप्रिय नेता बाबू बनारसी दास का जन्म 1912 में आज ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और आप देखिए कई बार जेल भी गए। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्विरोध भी चुने गए। 1965 में सहकारी अधिनियम के बतौर सहकारी मंत्री उनके प्रयासों से लागू किया गया। 1979 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। वे स्त्री शिक्षा के पुरजोर समर्थक थे। उनकी पहल से अकेले बुलंदशहर में ही 150 से अधिक स्कूल खोले गए। संगीत महोत्सव के बाद सफाई तो डेनमार्क के रॉस्कल्डे में रविवार को रॉसिकल्डे संगीत समारोह के बाद उत्सव स्थल पर छोड़े गए कचरे को इकट्ठा करती महिलाएं। महोत्सव स्थल पर छोड़े गए टेंट और कचरे को दिखाया गया है। लोगों ने महोत्सव स्थल पर छोड़े गए कूड़े कचरे को इकट्ठा करने में मदद भी की है। डेंगू मलेरिया में आप देखेंगे मलेरिया में कम प्लेटलेट्स को बढ़ाने में कीवी सहायता करता है। अच्छी बात है इसमें।
पोषक तत्वों का खजाना है, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी समस्याओं को कम करने में भी मददगार है। और न्यूजीलैंड और चिली में पैदावार घटी तो देश के बाजार में कीवी के दाम में आया उछाल। और वसा के स्तर को कम करके रक्त के थक्के को जमने से बचा सकती है कीवी। कीवी में संतरे से दोगुना मात्रा में विटामिन सी होता है। फाइबर से भरपूर कीवी बढ़ाती है पाचन शक्ति। और कीवी में केले से ज़्यादा पोटेशियम, कैलोरी आदि मात्रा में होती है। डेंगू मलेरिया के मौसम में बढ़ जाती है कीवी की मांग। आने वाले दिनों में कीवी के दाम बढ़ने के आसार भी हैं। और देश में होती है कीवी की नाम मात्र पैदावार। देश में कीवी की नाम मात्र पैदावार होता है। बताया जाता है कि देश में केवल अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कीवी की पैदावार होती है। कीवी व्यापारी ने बताया कि दोनों प्रदेशों से सालाना केवल 150 टन कीवी का कारोबार होता है। कीवी को दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में फायदेमंद माना है। कीवी खाने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होने। कीवी में विटामिन सी भरपूर होती है जो त्वचा को झुर्रियाँ दूर करती हैं। पेट की गर्मी और अल्सर जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए रोजाना एक कीवी खाना फायदेमंद माना जाता है। कीवी में आयरन, फॉलिक एसिड की मात्रा काफ़ी होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान फायदा पहुंचाती है। रोज कीवी खाने से शरीर में से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। जो लोग रोजाना कीवी खाते हैं उनके जोड़ों के दर्द, हड्डियों में दर्द की समस्या दूर हो जाती है। कीवी खाने से बैक्टीरिया और वायरस शरीर पर हमला नहीं करते हैं। देश में करीब 5% बच्चे और किशोर किडनी की समस्या से पीड़ित हैं। काफ़ी पीना है लीवर की बीमारियों के लिए फायदेमंद। 30 अध्ययनों की एक समीक्षा में पाया गया प्रतिदिन 2 कप पानी पीना फायदेमंद है। कॉफी में कई प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट से गंभीर क्रोनिक बीमारियों के जोखिम से होता है बचाव। सेकंड हैंड सामान की तरह बिक रहे हैं मैनेजर वर्कर। देख लीजिए कहाँ की बात है, बीजिंग चाइना की। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, देख लिया करिए, देखना हुआ करे तो। कोई आपका सवाल हुआ करे तो बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए और दिल लगाकर मेहनत करिए, कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।